हेलो एवरीवन, आज हम करते हैं सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। इसमें 158 सेक्शन है और 51 ऑर्डर्स हैं। इसमें 11 भाग हैं। तो हम एक एक करके इम्पोर्टेंट सेक्शन देखते हैं। हाँ, ये एक्ट नंबर है 5 नंबर का। ये एक्ट है जब 1908 में जो एक्ट बने थे तब ये 5वें नंबर का एक्ट था। मतलब इससे पहले 4 एक्ट बन चुके हैं और ये 12 मार्च 1908 को ये एक्ट बन के तैयार हुआ था। अब ये एक्ट बनाया क्यों गया था, तो ये कह रहा है सिविल न्यायालयों की प्रक्रिया से संबंधित विधियों का समेकन संशोधन करने के लिए ये एक्ट बनाया गया था। तो हम देखते हैं इसमें पहला सेक्शन क्या कहता है। तो पहला सेक्शन कहता है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ एवं विस्तार। तो ये कह रहा है इसमें 3 क्लॉज हैं। तो पहला क्लॉज कह रहा है इसका नाम क्या होगा, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। तो कह रहा है ये कब से प्रवृत्त होगा, तो ये 1 जनवरी 1909 को प्रवृत्त हो गया था। थर्ड कह रहा है ये किसका विस्तार है। तो अब क्या, अब तो जम्मू कश्मीर पर भी है। तो अब एक ही पॉइंट रह गया है। तो अब ये है नागालैंड राज्य और जनजातीय क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण भारत पर लागू होगा। अब आगे परंतु दे रखा है इसमें। ये परंतु में ये कह रहा है राज्य सरकार चाहे तो राजपत्र में अधिसूचना द्वारा जो नागालैंड राज्य और जो जनजातीय क्षेत्र है उन पर भी लागू करा सकती है। ये हो गया क्लॉज हमारा फर्स्ट। अब आ जाते हैं हम सेक्शन फर्स्ट। अब आ जाते हैं हम सेक्शन सेकंड पर। सेक्शन सेकंड बताता है डेफिनेशन के बारे में। तो पहला कहता है संहिता के अंतर्गत क्या है। तो संहिता, ये जो संहिता है CRPC एक संहिता है, इसके अंदर जो नियम है वो संहिता के अंतर्गत आएंगे। डिग्री के बारे में पूछ रहा है। तो डिग्री सेकंड में कह रहा है डिग्री क्या है। तो न्याय निर्णय की प्रारूप अभिव्यक्ति अभिप्रेत है। जो कि डिग्री ये क्या है, न्याय निर्णय की प्रारूप अभिव्यक्ति है। उसे हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। जिसमें पक्षकारों के जो विवाद हैं उनका निर्धारण किया जाता है, निश्चयन किया जाता है, अवधारण किया जाता है, उसे हम डिग्री कहते हैं। ये प्रारंभिक भी हो सकती है, अंतिम भी हो सकती है। और इसके अंतर्गत वाद पत्र का नामंजूर किया जाना भी डिग्री के अंतर्गत आता है। और 144 के भीतर जो प्रश्न का अवधारण है उसे सॉल्व किया जाता है, वो भी डिग्री के अंतर्गत आता है। ये बता दिया। अब इस पर 2 पॉइंट दे रखे हैं कि क्या नहीं आता है डिग्री के अंतर्गत। तो ये कह रहा है अगर कोई ऐसा न्याय निर्णय है जिसकी अपील आदेश की अपील की तरह की जाएगी तो वो डिग्री के अंतर्गत नहीं आएगा। दूसरा ये कह रहा है जो व्यतिक्रम के लिए खारिजी करने का कोई आदेश है वो डिग्री के अंतर्गत नहीं आएगा। अब डिग्रीदार क्या कहता है कि डिग्रीदार कौन है। तो जिसके पक्ष में डिग्री की जाती है वो डिग्रीदार कहलाता है। जिला के अंतर्गत क्या आएगा। तो ये कह रहा है जिला से आरंभिक अधिकारता वाला कोई प्रधान सिविल न्यायालय की अधिकारता की स्थानीय सीमाएं अभिप्रेत हैं। और इनके अंतर्गत उच्च न्यायालय की मामूली आरंभिक सिविल अधिकार भी स्थानीय सीमाएं आती हैं, वो किसके अंतर्गत आती हैं, जिले के अंतर्गत। विदेशी न्यायालय कौन सा है, जो हमारी केंद्र सरकार जिसे ना स्थापित किया हो ना वो चला रही हो, तो वो क्या है, अब वो विदेशी न्यायालय है। अब विदेशी निर्णय क्या है, जो विदेशी न्यायालय ने जो निर्णय दिया हो वो विदेशी निर्णय है। सरकारी प्लीडर क्या है, जो सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो वो सरकारी प्लीडर उस संहिता द्वारा अव्यक्त रूप से अधोगत कृत्य उनके इन्हीं पालन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, सरकारी प्लीडर कहेंगे। अब आ जाते आगे। 8 क्या कह रहा है, न्यायाधीश के बारे में कह रहा है। तो न्यायाधीश के अंतर्गत कौन आएगा, सिविल न्यायालय का पीठासीन अधिकारी आएगा। निर्णय क्या है, तो ये कह रहा है निर्णय से न्यायाधीश द्वारा डिग्री या आदेश के आधारों का कथन जो अभिप्रेत है। डिग्री जो न्यायाधीश है, न्यायाधीश द्वारा डिग्री या आदेशों के आधारों के कथन अभिप्रेत है, वो किसके अंतर्गत आएंगे, निर्णय के। निर्णित ऋणी कौन है, तो ये कह रहा है निर्णित ऋणी से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके विरुद्ध कोई डिग्री पारित की गई है या जिसके निष्पादन योग्य कोई आदेश दिया गया है। वो कौन आएगा, जिसके विरुद्ध कोई आदेश दिया है या उसका कोई जिसके विरुद्ध डिग्री दी गई है, वो क्या है, वो निर्णित ऋणी है। अब आ जाते हैं विधिक प्रतिनिधि क्या है। तो ये कह रहा है विधिक प्रतिनिधि के अंदर जो मृत व्यक्ति की जो संपदा है, जो संपत्ति है, उसका जो प्रतिनिधित्व करने के लिए जो व्यक्ति आता है उसे हम कहते हैं विधिक प्रतिनिधि। अब आ जाते 12 कह रहा है अंतकालीन लाभ क्या है। तो ये कह रहा है अंतकालीन लाभ से ऐसे लाभों पर ब्याज सहित लाभ अभिप्रेत है जो ऐसी संपदा पर सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति को उससे वस्तुतः प्राप्त हुआ हो या जिन्हें वह मामूली तत्परता से उससे प्राप्त करता था, तो किंतु सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा की गई अभिवृद्धि के कारण हुए लाभ के इसके अंतर्गत नहीं आएगा।
तो ये कह रहा है जो कोई संपत्ति है उस पर उसने सदोष का कब्जा ले लिया, कब्जा लेने के बाद उस पर जो प्रॉफिट ले रहा है वो क्या है, अंतकालीन लाभ है। ठीक है, जंगम शब्द 13 में है, तो ये कह रहा है इसके अंतर्गत उगती हुई फसलें आती हैं। आदेश क्या है, तो कह रहा है सिविल न्यायालय के लिए विनिश्चय के प्रारूप अव्यक्त कोई अभिप्रेत है, जो डिग्री नहीं है वो क्या है, आदेश है। लीडर के अंतर्गत कौन आएगा, तो ये 15 कह रहा है लीडर से न्यायालय में किसी अन्य व्यक्ति के लिए संजात होने वाले और अभिवचन करने वाला हकदार कोई व्यक्ति अभिप्रेता, मतलब किसी की तरफ से प्लीडिंग करने वाला कोई व्यक्ति है। ठीक है, जिस किसी की तरफ से कोई केस लड़ने वाला कोई व्यक्ति है, अभिवचन करने का हकदार कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत अधिवक्ता, वकील, उच्च न्यायालय का अटर्नी आते हैं। उच्च न्यायालय कौन कौन आएगा, अधिवक्ता, वकील और उच्च न्यायालय का अटर्नी आता है। अब कहता है 16 में विहित क्या है, तो विहित कह रहा है विहित में नियमों द्वारा विहित आएगा, ये बता दिया आपका 16 में। 17 कह रहा है लोक सेवक कौन है, तो कह रहा है लोक अधिकारी में वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो निम्नलिखित वर्णों में से इसके अंतर्गत आते हैं। न्यायाधीश, हर न्यायाधीश क्या है, लोक सेवक है। अखिल भारतीय सेना के सदस्य न्यायाधीश है। नौसेना, वायुसेना के ऑफिसर होते हैं वो क्या है, वो लोक सेवक हैं। फिर बता दिया न्यायालय का हर अधिकारी जिससे ऐसे कोई अधिकार के नाते कोई कर्तव्य हो, विधि द्वारा तथ्य के किसी मामले का अन्वेषण, रिपोर्ट, किसी दस्तावेज को अधिप्रमाणित करने का कोई भी कर्तव्य दिया गया, वो क्या है, वो न्यायाधीश वो लोक सेवक माने जाएंगे। फिर आगे कह रहा है हर व्यक्ति जो किसी पद को धारण करता है और किसी व्यक्ति को प्रतिरोध में रखने के लिए सशक्त किया गया है, वो भी क्या है, लोक सेवक है। फिर कह रहा है सरकार का हर अधिकारी जिससे ऐसे अधिकारी के नाते कर्तव्य सॉरी ऐसे अधिकारी के नाते यह कर्तव्य है कि वह अपराधों का निवारण करे, अपराधों की इत्तला दे, अपराधियों को न्याय के निर्णय में उपस्थित करे, या लोक स्वास्थ्य क्षेम सुविधा की संरक्षा करे, तो वो क्या है, लोक सेवक है। तो कह रहा है हर अधिकारी जिसका ऐसे अधिकारी के नाते यह कर्तव्य कि वह सरकार की ओर से किसी संपत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे, व्यय करे, उसकी ओर से उसका सर्वेक्षण करे, निर्धारण करे, संविदा करे, तो वो क्या है, वो भी लोक सेवक है। फिर आगे बता रहा है हर अधिकारी जो सरकार की सेवा में से उससे वेतन प्राप्त करता है सरकार से या किसी लोक कर्तव्य के पालन के लिए फीस कमीशन का पारिश्रमिक पाता है, वो कौन है, लोक सेवक है। 18 बता रहा है नियम के अंतर्गत क्या आएगा, तो कह रहा है पहली अनुसूची में अंतर्विष्ट तथा 122 में 125 में जो नियम है वो नियम के अंतर्गत आएंगे। निगम अंश क्या है, तो कह रहा है निगम अंश के बारे में समझा जाए कि उसके अंतर्गत डिवेचर या बंद पत्र आती है, वो किसके आते हैं, निगम अंश के। अब इसमें पूछ रहा है हस्ताक्षरित क्या है, तो कह रहा है निर्णय डिग्री की दस्ता के सिवाय, अगर निर्णय और डिग्री जो निर्णय है या डिग्री है उसके सिवाय हस्ताक्षर के अंतर्गत स्टाम्पित भी आएगा। अगर स्टाम्पित भी है तो भी क्या माना जाएगा, हस्ताक्षर के अंतर्गत आएगा। और जो निर्णय और डिग्री है उस पर हस्ताक्षर ही चाहिए। तो कह रहा है हस्ताक्षर निर्णय और डिग्री को छोड़कर, ठीक है, अगर स्टाम्पित भी है तो भी क्या मानेंगे, हस्ताक्षर के अंतर्गत आएगा। अब आते हैं न्यायालय के अधीनस्थ, सेक्शन 3। तो ये कह रहा है इस संहिता के प्रयोजन के लिए जिला न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीनस्थ है, और जिला न्यायालय के जो अवर श्रेणी के हर न्यायालय, जो मतलब उससे जिला न्यायालय से जो छोटे न्यायालय हैं वो सिविल न्यायालय, और हर लघुवाद न्यायालय जो सिविल न्यायालय और हर लघुवाद न्यायालय है वो उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय के अधीनस्थ है। तो ये क्या कह रहा है, जो हमारा जिला न्यायालय है वो हाई कोर्ट के अधीनस्थ है, और जो जिला न्यायालय से छोटे न्यायालय हैं जो सिविल न्यायालय और लघुवाद न्यायालय हैं वो जिला न्यायालय के अधीनस्थ भी है और उच्च न्यायालय के अधीनस्थ भी है। अब आ जाते हैं सेविंग्स के बारे में। तो ये कह रहा है सेक्शन 4 इसके प्रतिकूल किसी अंतर्विष्ट उपबंध के अभाव में इस संहिता के किसी भी बात के बारे में यह नहीं समझा जाए कि उसे विशेष स्थानीय विधि प्रवृत्ति या तस्वीर प्रवृत्ति किसी अन्य विधि द्वारा उसके अधीन प्रदत्त किसी विशेष अधिकारता या शक्ति को यह विहित प्रक्रिया विशेष रूप से परिसीमित करती है या उस पर अन्यथा प्रभाव डालती है। तो यह कह रहा है अगर कोई स्थानीय विधि है या कोई विशेष विधि है उस पर CPC क्या नहीं करेगी, प्रभाव नहीं डालेगी। ये कह दिया पहले क्लॉज में। सेकंड क्लॉज कह रहा है विशिष्टता और उपधारा 1 में प्रतिपादन की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस संहिता की किसी भी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह किसी ऐसे सदा उपचार को परिसीमित करती है या उस पर अन्यथा प्रभाव डालती है जो इसके भूधारक पर भूस्वामी, कृषि, भाटक की वसूली, ऐसी भूमि के उपज से
करने के लिए तत्सम प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रहता हो। अगर किसी और विधि के अधीन कोई भूमि से संबंधित कोई भूधारक है, भूस्वामी है, कृषि भूमि है, वाटक के लिए है, भूमि से संबंधित वसूली ऐसी भूमि की उपज से है, इनसे संबंधित अगर कोई है तो उस पर ये प्रभाव नहीं डालेगी। क्यों नहीं डालेगी? इसके लिए स्पेशल लॉ है, ये उस पर अन्यथा प्रभाव डालती है। हाँ, अब आ जाते हैं सेक्शन 5। ये कह रहा है राजस्व न्यायालयों को लागू होगा। तो पहले में क्लॉज बता रहा है कि जहाँ कोई राजस्व न्यायालय प्रक्रिया संबंधी किसी बात जिन पर ऐसे न्यायालय को लागू कोई विशेष अधिनियम मौन है। तो ये कह रहा है अगर राजस्व न्यायालय हैं तो उनमें राजस्व न्यायालय के लिए वहाँ पे रेवेन्यू के लिए अलग लॉ होंगे। अगर अलग लॉ है उनके जो लॉ बनाई गई है, विधि बनाई, उनसे ही उन न्यायालय की कार्रवाई चलेगी। पर अगर कहीं अगर उसमें कोई प्रोसीजर में कोई अधिनियमित मौन है, मतलब जो विशेष लॉ है उसमें कोई जगह मौन है, वहाँ ये समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, तो फिर हम उसे वहाँ CPC लागू हो जाएगी। तो कह रहा है जिन पर ऐसे न्यायालय को लागू कोई विशेष अधिनियम मौन है, इस संहिता के उपबंध द्वारा शासित है। तो फिर क्या करेंगे? इस उपबंध द्वारा शासित कर दिए जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना की घोषणा करके क्या कर देगी? वो CPC को लागू कर देगी वहाँ जहाँ अधिनियम वो राजस्व वाला मौन है वहाँ। सेकंड में बता रहा है राजस्व न्यायालय की डेफिनेशन के बारे में बता रहा है। तो ये कह रहा है राजस्व न्यायालय से ऐसा न्यायालय अभिप्रेत है जो कृषि प्रयोजन के लिए प्रयुक्त भूमि, वाटक, राजस्व लाभों संबंधी वादों, कार्रवाई ग्रहण की अधिकारता किसी स्थानीय के अधीन रखता है, किंतु ऐसे वादों कार्रवाइयों के विचारण सिविल प्रकृति के वादों या कार्रवाई के रूप में करने के लिए इस संहिता के अधीन आरंभिक अधिकारता रखने वाले सिविल न्यायालय इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। तो ये बता रहा है कौन कौन से न्यायालय हैं। जो राजस्व न्यायालय बता रहा है वो न्यायालय आता है जो कृषि से संबंधित कार्रवाई करते हैं, वादों को सुनते हैं, वो सारे इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, राजस्व न्यायालय के अंतर्गत ये बता दिया। पर इसके अंतर्गत ये बता रहा है इसके अंतर्गत आरंभिक अधिकारता रखने वाले सिविल न्यायालय नहीं आते। अब धन संबंधी अधिकारता के बारे में कह रहा है। कह रहा है अभिव्यक्त उस रूप से जैसा वो बदले उसके सिवाय इसकी किसी बात के प्रभाव से ऐसा नहीं होगा कि वह किसी न्यायालय को उन वादों की अधिकारता दे दी जिसकी रकम जिनकी विषय वस्तु मूल्य उसकी मामूली अधिकार से धन संबंधी सीमाओं के अधिक है। तो ये कह रहा है हर कोर्ट की जो कोर्ट होते हैं उनकी एक सीमा होगी। जैसे 30,000 की कोर्ट है, कोई कोर्ट 30,000 का केस सुन सकता है, कोई केस 25,000 का सुन सकता है, कोई केस 12 लाख का सुन सकता है। तो ऐसे जो केस हैं उनकी एक क्षेत्र अधिकार है, धन संबंधी क्षेत्र अधिकार है, जिसकी जितनी अधिकारता होगी वो उतने ही धन का केस सुनेगा। ये कह रहा है सेक्शन हमारा 6। अब आ जाते सात बताता था प्रांतीय लघुवाद न्यायालय। अब ये पूछा नहीं जाता। प्रांतीय लघुवाद न्यायालय आ गया। फिर 8 में आ जाता है प्रेसिडेंटी लघुवाद न्यायालय। ठीक है, अब आ जाते हैं हम भाग फर्स्ट बताता है साधारण वादों के विषय में। साधारण वादों के विषय में न्यायालय की अधिकारता और पूर्व न्याय। तो पहला बताता है जब तक कि वर्जित ना हो न्यायालय सभी सिविल वादों का विचारण करेगा। तो कह रहा है जब तक कि रोका ना जाए तब तक न्यायालय क्या करेगा? सभी सिविल वादों का विचारण करेगा। न्यायालय को उन वादों के सिवाय जिनका उनके द्वारा संज्ञान अभिव्यक्त विवेचित रूप से वर्जित है सिविल प्रगति के सभी वादों का विचारण की अधिकारता होगी। तो न्यायालय क्या करेगा? जब तक रोका ना जाए करके सिविल वाद सुनेगा। अब बाद का रोक दिया जाना। अगर कोई न्यायालय ऐसे किसी भी वाद के विचारणा जिसमें विवाद विषय उसी के अधीन मुकदमा करने वाले किन्हीं पक्षकार के बीच या ऐसे पक्षकारों के बीच जिनके व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते हैं किसी पूर्ववर्ती संसिद्ध वाद में भी प्रत्यक्ष और सार्थक विवाद है आगे कार्रवाई नहीं करेगा। तो ये कह रहा है अगर कोई केस पहले से ही केस चल रहा है और केस है तो ये कह रहा है उसके पक्षकारों के बीच जिनके व्युत्पन्न अधिकारों के अधीन या उनमें से कोई दावा करते हैं किसी पूर्ववर्ती संसिद्ध वाद में भी प्रत्यक्ष या सार्थक विवाद है आगे कार्रवाई नहीं करेगा। जहां ऐसा वाद उसी न्यायालय में या भारत के किसी अन्य न्यायालय में दावा किया गया अनुरोध देने की अधिकारता रखता है या भारत के किसी सीमाओं परे वाले किसी न्यायालय के जो केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किया गया था या चालू रखा गया था और वैसे ही अधिकारता रखता है जो उच्च न्यायालय के समक्ष है। तो फिर कह रहा है तो फिर बाद को क्या कर देंगे? रोक देंगे। तो ये कह रहा है अगर तुम्हारा केस चल रहा है एक जगह तो आप दूसरा केस नहीं कर सकते। तो ये सेक्शन 10 बता रहा है।
अब बताता है 11 बताता है पूर्व न्याय के बारे में। तो ये कह रहा है कोई भी न्यायालय किसी ऐसे बात का विवादक या विचार नहीं करेगा जिसका प्रत्यक्ष या सार्थ है विवाद विषय किसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले किन्हीं पक्षकारों के बीच पक्षकार के बीच में व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते हैं। किसी पूर्ववर्ती वाद में भी ऐसे न्यायालय में प्रत्यक्ष या सार्थ है विवाद रहा है जो ऐसे तत्पश्चावर्ती वाद या उस वाद का जिसमें ऐसा वाद उठाया गया है विचारण करने के लिए सक्षम था और ऐसे न्यायालय द्वारा सुना जा चुका है और अंतिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है। तो ये कह रहा है अगर कोई पहले ही 2 पार्टी थी उनमें केस हुआ था और वो केस डिसाइड हो गया है तो अब दोबारा अब उसी मैटर पे आप दूसरा केस नहीं कर सकते। ये कह रहा है हमारा सेक्शन 11। सेक्शन 11 में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो ये पूछता भी है। तो एक एक करके देखते हैं। पहला स्पष्टीकरण क्या था, इसमें 8 स्पष्टीकरण है तो हम एक एक करके स्पष्टीकरण देखते हैं। पहला स्पष्टीकरण क्या था, पूर्ववर्ती वाद के बारे में। अगर पद ऐसे वाद का घोतक है जो प्रश्नगत वाद के पूर्व की विनिश्चित किया जा चुका है चाहे वह से पूर्व संचित किया गया हो या नहीं। तो ये कह रहा पूर्ववर्ती वाद का मतलब है कोई वाद ऐसा है जो पहले ही डिसाइड हो चुका है। फिर सेकंड कह रहा है इस धारा के प्रयोजन के लिए न्यायालय की सक्षमता का अवतार है। ऐसे न्यायालय को विनिश्चित से अपील करने के अधिकार के विषय किन्हीं उपबंधों पर विचार किए बिना किया जाएगा। ठीक है। फिर कह रहा है थर्ड कह रहा ऊपर निर्देशित विषय में पूर्ववर्ती वाद में एक पक्षकार द्वारा अवकथित और दूसरे द्वारा अव्यक्त या विवक्षित रूप से व्याख्यान या स्वीकृति कोई आवश्यक है। फिर 4 मत आता है ऐसे किसी भी विषय के बारे में जो ऐसे पूर्ववर्ती वाद में प्रत्यक्ष या आक्रमण का आधार बनाया जा सकता था और बनाया जाना चाहिए था यह समझा जाए कि वह ऐसे वाद में प्रत्यक्ष या सार्थ विवादक रहा है। कोई पॉइंट था जो रह गया उसमें उस बाद में उसे डिसाइड किया जाना चाहिए था, आपने नहीं किया तो ये कह रहा है तो अब ये समझा जाएगा कि आपने वो उस टाइम उसमें आधार बनाया जा सकता था और बनाया जाना चाहिए था। यह समझा जाए कि वह ऐसे वाद का प्रत्यक्ष और सार्थ विवादक रहा है तो ये माना जाएगा पहले ये विवादक रहा है। फिर आ जाता है 5 वाद पत्र में दावा किया गया कोई अनुतोष जो डिग्री द्वारा अव्यक्त रूप से नहीं दिया गया इस धारा के प्रयोजन के लिए नामंजूर कर दिया जाएगा। अब तुमने अनुतोष मांगा था वो डिग्री में नहीं दिया गया है तो फिर क्या किया जाएगा, नामंजूर हो जाएगा। 6 कह रहा है जहाँ कोई व्यक्ति किसी लोक अधिकारी के या किसी ऐसे प्राइवेट अधिकारी के लिए सद्भावना पूर्वक मुकदमा करते हैं जिसका वे अपने लिए और अन्य व्यक्तियों के लिए सामान्यतः दावा करते हैं वहाँ ऐसे अधिकार से हितबद्ध सभी व्यक्तियों के बारे में इस धारा के प्रयोजन के लिए यह समझा जाएगा कि वे मुकदमा करने वाले व्यक्तियों से व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करते हैं। अब आ जाते हैं हम 7 कह रहा है इस धारा के प्रबंध किसी डिग्री के निष्पादन के लिए कार्रवाई को लागू नहीं होंगे। इस धारा के प्रबंध किसी डिग्री के निष्पादन के लिए लागू नहीं होंगे और इस धारा की किसी ऐसे विवादक के पूर्ववर्ती वाद के प्रतिनिर्देशन का अर्थ क्रम से उस डिग्री के निष्पादन के लिए कार्रवाई ऐसी कार्रवाई में उठने वाले प्रश्न और उस डिग्री के निष्पादन के लिए पूर्ववर्ती कार्रवाई के प्रतिनिर्देशन के रूप में लगाए जाएंगे। फिर आ जाता है 8 कह रहा है कोई विवादक जो सीमित अधिकारता वाले किसी न्यायालय द्वारा जो ऐसा विवादक विनिश्चित करने के लिए साक्ष्य सुना गया है और अंतिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है जो सुना जा चुका है और अंतिम रूप से विनिश्चित भी हो चुका है किसी पश्चावर्ती वाद में पूर्व न्याय के रूप में इस बात के होते हुए भी प्रवृत्त होगा कि सीमित अधिकारता वाला ऐसा न्यायालय ऐसे पश्चावर्ती वाद का उस वाद का जिसमें ऐसा विवादक बाद में उठाया गया था विचारण करने के लिए सक्षम नहीं होगा। ठीक है। अब आ जाते हैं हम सेक्शन 12 पे अतिरिक्त वाद का वर्जन। तो ये कह रहा है ऐसा नहीं कि हम हर जगह केस कर सकते, अतिरिक्त वाद नहीं कर सकते। तो कह रहा है जहाँ वादी किसी विशिष्ट वाद हेतु के संबंध में अतिरिक्त वाद संचित करने के नियमों द्वारा प्रवृत्त है वहाँ वह ऐसी न्यायालय में जिन्हें वह संहिता लागू है और वाद हेतु में संचित करने का हकदार नहीं होगा। ठीक है। तो ये कह रहा है एक ही बार केस किया जा सकता है एक ही कोर्ट में, ये नहीं आप यहाँ भी कर रहे हो हर कोर्ट में केस करके घूम रहे हो, ऐसा नहीं किया जाएगा। अब आ जाते हैं सेक्शन 13। सेक्शन 13 कहता है विदेशी निर्णय कब निश्चायक होंगे। तो कह रहा है विदेशी निर्णय उसके द्वारा उन्हीं पक्षकारों के बीच या उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले ऐसे पक्षकारों के बीच जिनमें व्युत्पन्न अधिकार के अधीन या उनमें से कोई दावा करते हैं प्रत्यक्ष न्यायालय किसी विषय के बारे में वहाँ सिवाय निश्चित किया जाएगा। कब माना जाएगा कि विदेशी निर्णय कब निश्चायक होगा, तो ये बता रहा है
वह सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा नहीं सुना गया है तो फिर उसे सही नहीं मानेंगे। बुरागुड़ के आधार पर नहीं है तो सही नहीं मानेंगे। इंटरनेशनल लॉ है उसके विरुद्ध है तो सही नहीं मानेंगे। बेकारवाई जिनमें वह निर्णय प्राप्त किया गया था नैतिक न्याय के विरुद्ध है तब भी सही नहीं मानेंगे। कपट द्वारा प्राप्त किया गया है तब भी सही नहीं मानेंगे। वह भारत में प्रगति किसी विधि को भंग के आधार पर ठीक ठहराता है तब उसे सही नहीं मानेंगे। अब आ जाते हैं विदेशी निर्णय के बारे में उदाहरण है। तो ये कह रहा है अगर विदेश में अगर कोई केस हुआ है और उसका डिसीजन आया है तो फिर वो सही होगा, ये माना जाएगा। तो ये कह रहा है न्यायालय किसी ऐसे दस्तावेज के पेश किए जाने पर जो विदेशी निर्णय की प्रमाणित प्रति होना तात्पर्य है, यदि प्रतिलेख में उसके प्रतिकूल प्रतीत नहीं होता है तो यह अवधारणा करे कि ऐसा निर्णय सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा सुना गया था, किंतु ऐसी अवधारणा को अधिकारिता का अभाव साबित करने में विस्थापित कर दिया जा सकेगा। अब कह रहा है वह न्यायालय जिसके बाद संसित किया जाए, हर वाद उस निम्न श्रेणी के न्यायालय द्वारा संसित किया जा सकेगा। तो कह रहा वादों का वहाँ संसित किया जाना जहाँ विषय वस्तु स्थित है। तो कह रहा किसी विधि द्वारा विहित धन संबंधी या अन्य परिसीमाओं के अधीन रहते हुए वाद जो किसी विधि द्वारा विहित धन संबंधी या अन्य परिसीमाओं के अधीन रहते हुए वे वाद जो बाटा के लाभों के सहित या रहित स्थावर संपत्ति के प्रदूरीकरण के लिए है। ठीक है, स्थावर संपत्ति के विभाजन से संबंधित है, मतलब स्थावर संपत्ति से जो संबंधित वाद है। ठीक है, या तो स्थावर संपत्ति के रिकवरी के लिए हैं, उसके विभाजन के लिए हैं, स्थावर संपत्ति के बंधक या उस पर भार की दशा में प्रोवन के विक्रय या मोचन के लिए हैं, स्थावर संपत्ति में किसी अन्य अधिकार या हित के अवधारण के लिए हैं, स्थावर संपत्ति के प्रति किए गए दोषों के प्रतिकर के लिए हैं, क्रस्ट या कुर्की से बचते अधीन जंगम संपत्ति के प्रदूतीकरण से संबंधित हैं, उस न्यायालय में संचित किए जाएंगे जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमा में वो संपत्ति स्थित है। ठीक है, तो ये बता रहा है हमारा सेक्शन 16 के कहाँ किए जाएंगे। तो कह रहा वादों का वहाँ संचित किया जाना जहाँ विषय वस्तु स्थित है। जो स्थावर संपत्ति से संबंधित अगर कोई केस है तो वो वहाँ संचित किया जाएगा जहाँ पर वो प्रॉपर्टी स्थित है। तो ये कह रहा है सेक्शन 16। परंतु कि ये बता रहा है, परंतु भी देख लेते हैं। परंतु प्रतिवादी के द्वारा ये निमित्त धारित स्थावर संपत्ति के संबंध में अनुतोष की या ऐसी संपत्ति के प्रति किए गए दोष के लिए, स्थावर संपत्ति के अनुतोष के लिए, उसके दोष के लिए, उसके प्रतिकर की प्राप्ति के लिए बाद जहाँ चाहा गया अनुतोष उसमें स्वयं आज्ञापन के लिए पूर्व रूप से प्राप्त किया जा सकता है, उस न्यायालय में जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमा के भीतर संपत्ति है और उस न्यायालय में जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमा के भीतर प्रतिवादी वास्तव में स्वेच्छा से निवास करता है, कारोबार करता है या अवलाभ करता है, वह स्वयं काम करता है, वहाँ संचित किया जा सकेगा। ये बता दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं 17 कह रहा है विभिन्न न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर स्थित स्थावर संपत्ति के लिए बात। तो ये कह रहा है जहाँ बात विभिन्न न्यायालयों की अधिकारिताओं के भीतर स्थित स्थावर संपत्ति संबंधित अनुतोष किया किसी संपत्ति के लिए दोष के लिए प्रतिकर की अभिप्राप्ति के लिए वहाँ वह बात किसी भी ऐसे न्यायालय में संचित किया जा सकेगा जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमा के भीतर संपत्ति का कोई भाग स्थित है। तो ये कह रहा है 17 में कि कोई प्रॉपर्टी ऐसी जगह स्थित है जहाँ विभिन्न न्यायालयों की स्थानीय सीमाएं लगती हैं। तो ये नहीं डिसाइड होता रहा कि कौन से न्यायालय का यहाँ क्षेत्राधिकार है, तो विभिन्न न्यायालय की लगती है तो फिर वहाँ उन न्यायालयों में से किसी भी न्यायालय में आप केस कर सकते हो। अभी कह रहा है सेक्शन 18 जहाँ न्यायालय की अधिकारिता की स्थायी सीमा अनिश्चित है वहाँ बाद से संचित किए जाने का स्थान। अब ये कह रहा है वहाँ बता रहा था कि विभिन्न न्यायालयों की अधिकारिता की सीमा लग रही थी, तब केस कहाँ करना है तो उनमें से किसी भी कोर्ट में कर लेंगे। 18 में कह रहा है कि न्यायालय की अधिकारिता की स्थायी सीमा अनिश्चित है। अब न्यायालय कोई नहीं पता कि कौन सी न्यायालय की स्थानीय सीमा लग रही है और वहाँ पर कई सारे न्यायालय की स्थानीय सीमा लग रही है पर उन्हें ये डिसाइड नहीं है कौन सी न्यायालय की लग रही है, तब केस हम कहाँ करेंगे। तो ये कह रहा है तब हम केस उनमें से किसी भी न्यायालय में कर सकते हैं। पहला क्लॉज कहता है जहाँ यह अभिकथित किया जाता है कि यह अनिश्चित है कि
कोई स्थावर संपत्ति दो या अधिक न्यायालयों में किसी न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमा के भीतर स्थित है, वहाँ उन न्यायालयों में से किसी भी एक न्यायालय में द्वारा जिसकी समाधान हो जाता है कि अभिकथन अनिश्चितता के लिए आधार है, इस भाव से कथन अभिलिखित कर सकेगा और तब उस संपत्ति से संबंधित किसी भी वाद को ग्रहण करने और उसको निपटाए करने के लिए आगे कार्रवाई कर सकेगा, और उस वाद की जिसकी डिग्री का वही प्रभाव होगा, मानो वह संपत्ति उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित है। तो ये कह रहा है उनमें से किसी भी न्यायालय में आप कर सकते हैं शेष। परंतु कह रहा है परंतु यह तब जबकि वह वाद ऐसा है जिसके संबंध में न्यायालय उस वाद की प्रकृति और मूल की दृष्टि से अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए सक्षम है। तो कह रहा है कि केस तो आप कौन से भी न्यायालय में कर सकते हैं अगर स्थानीय सीमा अनिश्चित है तो, पर उस न्यायालय में करना जहाँ न्यायालय उस वाद की प्रकृति और मूल्य की दृष्टि से अधिकारिता रखता हो, उस न्यायालय में आप किसी में भी कर सकते हैं। फिर कहा जाता है सेकंड क्लॉज कह रहा है जहाँ कथन उपधारा 1 के अधीन अभिलिखित नहीं किया गया है और किसी अपील या परीक्षित न्यायालय के सामने या आक्षेप किया जाता है कि उसकी संपत्ति संबंधी वाद डिग्री या आदेश न्यायालय द्वारा किया गया था जिसकी वहाँ अधिकारिता नहीं थी, ऐसी संपत्ति स्थित है, वहाँ अपील पुनरीक्षित इस आक्षेप को तब तक गैर नहीं करेगा जब तक कि वह राय न हो कि वाद में संसित किए जाने के समय उसके संबंध में अधिकारिता रखने वाला न्यायालय के बारे में अनिश्चितता के लिए कोई युक्तियुक्त आधार नहीं था, उसके परिणाम से न्याय निष्फलता हुई है। तो ये कह रहा है सेकंड क्लॉज ये कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति ये कहता है अपील में या पुनरीक्षण में कि मेरा जो केस है उस न्यायालय ने डिसाइड किया है जिसकी क्षेत्राधिकार नहीं था सुनने का, मतलब जो सुनने की क्षेत्राधिकार था नहीं थी उसने सुन लिया है, तो ये न्यायालय ये कह रहा है कि ये अपील न्यायालय पुनरीक्षण न्यायालय इस बात को आपकी अनुज्ञात नहीं करेगा जब तक उसे ये नहीं लगेगा कि इससे और उस न्यायालय ने सुन लिया है तो कोई आपकी वो हानि हुई है। अगर उसे लग रहा है कि अगर कोई हानि हुई है या कोई लॉ से संबंधित, तो कह रहा है अनुज्ञात नहीं करेगा जब तक कि उसकी राय ना हो कि बात संसित किए जाने के समय उसके संबंध में अधिकारिता रखने वाले न्यायालय के बारे में अनिश्चितता के लिए कोई उपयुक्त आधार नहीं था। और लग रहा है उसे कि कोई न्याय में अगर अनिश्चितता हुई है, न्याय में निष्फलता हुई है तो फिर वो मान सकता है, वैसे वो मानेगा नहीं कि ठीक है। वो ये कहेगा कि आपको ये बात पहले कहनी चाहिए थी, जब शुरू में केस हुआ था वहीं कहना चाहिए था कि ये वाला कोर्ट हमारे केस की सुनने की क्षेत्राधिकारता नहीं रखता है। आप अब अपील में पुनरीक्षण कहेंगे तो वो मान्य नहीं करेगा। अब आ जाते हैं सेक्शन 19 कहता है शरीर या जंगम संपत्ति के प्रति के लिए दोषों के प्रतिकर के लिए वाद। शरीर या जंगम संपत्ति के प्रति किए गए दोषों के प्रतिकर के लिए वाद है, तब क्या करेंगे? कह रहा जहाँ वाद शरीर या जंगम संपत्ति के प्रति किए गए दोषों के लिए प्रतिकर के लिए वहाँ यदि दोष एक न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर किया गया था और प्रतिवादी किसी अन्य न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमा के भीतर निवास करता है। एक की स्थानीय सीमा के अंदर क्या किया, किस सीमा के भीतर किया गया था, ठीक है, दोष, और दूसरे न्यायालय की स्थानीय सीमाओं के अंदर वो व्यक्ति क्या करता है, निवास करता है, तब आप केस कहाँ कर सकते हो? तो कह रहा है या अभिलाभ के स्वयं काम करता है, तो वादी विकल्प पर उक्त न्यायालय में से किसी भी न्यायालय में क्या कर सकता है, केस कर सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम आगे। अब कह रहा है 20 क्या कह रहा है, अन्य वाद वहाँ संसित किए जा सकेंगे जहाँ प्रतिवादी निवास करते हैं या वाद अधिक ज्यादा होता है। तो कह रहा है पूर्वोक्त परिसीमाओं के अधीन रहे तो वे हर वाद ऐसे न्यायालय में संसित किया जाएगा जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमा के भीतर प्रतिवादी या जहाँ एक से अधिक प्रतिवादी है वहाँ प्रतिवादी में से एक वाद के प्रारंभ के समय वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करता है, कारोबार करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है। अथवा भी कह रहा है जहाँ एक से अधिक प्रतिवादी वहाँ प्रतिवादियों में से कोई प्रतिवादी वाद के प्रारंभ के समय वास्तव में स्वेच्छा से निवास करता है, कारोबार करता है, अभिलाभ के लिए काम करता है, परंतु यह तब जबकि ऐसी अवस्था में न्यायालय की इजाज़त दे दी गई हो या प्रतिवादी पूर्वोक्त रूप से निवास नहीं करता है, कारोबार नहीं करते या अभिलाभ के लिए स्वयं काम नहीं करते, वे ऐसे संसित किए जाने के लिए उपसंग किए जाएंगे। अथवा वाद हेतु पूर्णतः या भागता पैदा होता है। तो
ये क्या कह रहा है, अद्वैत कूदता है यहाँ पैदा हुआ है वहाँ भी कर सकते हो, और भागता है पैदा हुआ है वहाँ भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसने बता दिया 20 में कि अन्यवाद वहाँ संचित किया जा सकेगा जब प्रतिवादी निवास करता है या बाद अद्वैत पैदा होता है। ये 20 में बता दिया। अब आ जाते हैं 21 में। 21 कह रहा है अधिकारता के बारे में, आक्षेप के बारे में कह रहा है। तो इसमें 3 क्लॉज हैं। 3 क्लॉज कह रहा है। पहला क्लॉज, बाद लाने के स्थान के संबंध में कोई भी आक्षेप किसी भी अपील या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसा आक्षेप प्रथम बार के न्यायालय में यथासंभव प्रथम अवसर पर नहीं कहा गया हो। मतलब अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, बाद लाने के स्थान के संबंध में कोई भी आक्षेप किसी भी अपील या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसा आक्षेप प्रथम बार के न्यायालय में सर्वप्रथम अवसर पर और उन सभी मामलों में जिनके विवादक स्थित किए जाते ऐसे स्थिरीकरण के समय या उसके पहले न किया गया और जब तक कि परिणाम स्वरूप न्याय में निष्फलता न हुई। तो ये क्या कह रहा है, पहला क्लॉज ये कह रहा है कि अगर आप अब कह रहे हैं अपील में या पुनरीक्षण में कि ये जो कोर्ट है ये हमारे केस सुनने की अधिकारता नहीं रखता था, ये बात आप अब कह रहे हैं, ये शुरू में ही आपको कहनी चाहिए थी। और अगर शुरू में कहनी चाहिए थी जब आपने ये केस फाइल किया था कि आप ये वाला कोर्ट हमारे केस सुनने की क्षेत्राधिकारता नहीं रखता है, तो आपको ये पहले बताना चाहिए था। और दूसरी बात ये है, वो ये देखेगा कि न्याय में निष्फलता तो नहीं हुई है, और न्याय में निष्फलता नहीं हुई है तो फिर कोई कोर्ट सुन ले, न्यायालय उसका आक्षेप नहीं लेगा। सेकंड कह रहा है किसी न्यायालय की अधिकारता की धन संबंधी सीमाओं के आधार पर उसकी अक्षमता के बारे में कोई आक्षेप किसी भी अपील या पुनरीक्षण न्यायालय में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। अब धन संबंधी अधिकारता के बारे में कह रहा है कि आप ये नहीं कह सकते कि ये कोर्ट हमारी धन संबंधी अधिकारता इतनी है, इतने का ये केस सुनने के काबिल नहीं था, इसने हमारा केस सुन लिया। कब नहीं, ये नहीं कह सकते आप अपील में और पुनरीक्षण में। अब आपको ये बात कब कहनी चाहिए थी, शुरू में ही कहनी चाहिए थी जब आपने केस फाइल किया था कि ये कोर्ट हमारी केस सुनने की क्षेत्राधिकारता नहीं रखता है। तो अब आप क्यों कह रहे हैं, तो फिर ये न्यायालय मान नहीं करेगा, और न्यायालय ये देखेगा अगर दूसरे कोर्ट ने अगर सुन लिया है तो क्या उसमें न्याय की निष्फलता हुई है। अगर न्याय की निष्फलता नहीं हुई तो फिर न्यायालय उसे वैलिड मान लेगा। ऐसे ही आगे थर्ड कह रहा है अधिकारता से संबंधित अधिकारता की स्थानीय सीमाओं के आधार पर अगर कोई केस सुन लिया गया है, उसकी स्थानीय सीमा नहीं थी और उसने सुन लिया है, अब ये जब पुनरीक्षण में या अपील में केस गया तब व्यक्ति कहते हैं कि नहीं, जिसकी क्षेत्राधिकार स्थानीय सीमा नहीं थी उस कोर्ट ने सुन लिया है ये केस, तो ये तो फिर न्यायालय ये कहेगा कोई बात नहीं, अगर उसने सुन लिया है तो सुनवाई तो उसने सही की है ना। पर अगर उस पर कोई निष्फलता होगी तो मानेगा, वरना न्यायालय उसके निर्णय को क्या मानेगा, वैलिड मानेगा। अब 21A कह रहा है बाद लाने के स्थान के बारे में आक्षेप पर डिग्री को पास करने के लिए बाद का वर्णन। अब कह रहा है बाद लाने के स्थान के बारे में अगर डिग्री को कोई आक्षेप कराना चाहता है, मतलब खत्म करने के लिए क्या कर रहा है, केस लाना चाहता है, तो उसके लिए वर्जन किया गया, मतलब रोक दिया गया है कि आप क्या नहीं कर सकते। तो कह रहा उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले के लिए पक्षकारों के बीच ऐसे पक्षकारों के बीच व्यक्तिपूर्ण अधिकारों के अधीन या उनमें से कोई दावा करता है किसी पूर्ववर्ती वाद में पारित डिग्री की विद्यमानता के बाद लाने के स्थान के बारे में किसी आक्षेप के आधार की प्रसंगत करने वाले कोई बात नहीं लाएगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आप इसके लिए केस नहीं ला सकते कि सर ये हमारा केस गलत न्यायालय ने सुन लिया था, तो आप इसे क्या करें, इसके लिए केस नहीं लाएंगे, इसे ख़त्म कर दें, हम दोबारा इसके लिए केस लेके आ रहे हैं कि ये हमारा केस किसी दूसरे न्यायालय ने सुन लिया था जिसमें क्षेत्राधिकार नहीं था, उसने सुन लिया है, इसके लिए आप बाद ला रहे हैं, तो वो न्यायालय उसको रोक देगा, वो केस ऐसे नहीं आप ला सकते। 22 क्या कह रहा है, 22 कह रहा है जो बाद एक से अधिक न्यायालय में संचित किए जा सकते थे उनके आंतरिक करने की शक्ति। अब ये कह रहा है कोई केस था, दो न्यायालय में केस किया जा सकता था, 2 या 3 न्यायालय में उसको केस किया जा सकता था, या कर दिया गया है, उनके ट्रांसफ़र कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है जहाँ कोई बात 2 या अधिक न्यायालय में से किसी एक में संचित किया जा सकता था। ठीक है, और 2 न्यायालय उनमें से एक में कर सकते हैं केस, और ऐसे न्यायालय में किसी एक में संचित किया गया और उनमें से 2 में से एक में क्या कर दिया, केस फाइल कर दिया है,
वहाँ कोई भी प्रतिवादी अन्य पक्षकारों को सूचना देने के पश्चात, तो प्रतिवादी क्या करेगा, वादी को सूचना देने के पश्चात सर्वप्रथम अवसर पर उन मामलों से जिनमें विवादक स्थिति किए जाते हैं, स्थिरीकरण के समय उससे पहले किसी अन्य न्यायालय को बाद आंतरिक किए जाने के लिए आवेदन कर सकेगा, और वह न्यायालय जिसमें ऐसा आवेदन किया गया है अन्य पक्षकारों के लिए आक्षेपों पर विचार करने के पश्चात यह अवधारित करेगा कि अधिकारता रखने वाले कई न्यायालयों में से किसी न्यायालय में बात चलेगा। तो ये कह रहा है कोई केस था, वो दो न्यायालय में से एक न्यायालय में किया जा सकता था। अब क्या है, वो चाहता है कि हाँ करो, जैसे कोई केस है जो आगरा में भी किया जा सकता था, फिरोजाबाद में भी किया जा सकता था। अब कोई व्यक्ति ये चाहता है, अब फिरोजाबाद में कर दिया गया है, अब वो चाहता है कि नहीं आगरा में ये केस हो जाए, तो प्रथम अवसर पर क्या करेगा, आवेदन कर देगा कि आप मेरा केस क्या करो, आप मेरा केस ट्रांसफर कर दो आगरा के लिए। न्यायालय को लगता है पक्षकारों को सुनने के बाद, तो वो क्या करेगा, वो केस को ट्रांसफर कर देगा। ये 22 कह रहा। अब आ जाते 23 कह रहा है किन न्यायालय में आवेदन किया जाएगा। अभी कह रहा केस ट्रांसफर कराने के लिए कौन से न्यायालय में आप आवेदन कर सकते हैं। तो पहला क्लॉज कहता है अधिकार, जहाँ अधिकारता रखने वाला कोई एक न्यायालय एक ही अपील न्यायालय के अधीनस्थ है, तो धारा 22 के अधीन आवेदन अपील न्यायालय में किया जाएगा। अब ये कह रहा है कि जो दो कोर्ट है, उनमें से दो कोर्ट में केस फाइल किया जा सकता था, उनमें से एक में कर दिया है। अब व्यक्ति चाहता है कि मेरा दूसरे वाले कोर्ट में ट्रांसफ़र हो जाए, तो उसके लिए वो ट्रांसफ़र के लिए आवेदन कहाँ करेगा, जहाँ केस किया गया है उस न्यायालय की, जिस न्यायालय में अपील होती थी उस न्यायालय में जाके अपील न्यायालय में एप्लीकेशन लगाएगा, सर आप क्या करो, ये वाला केस आपके जो अधीन न्यायालय है उसमें मेरा केस चल रहा है और मैं इस केस को इस कोर्ट में ट्रांसफ़र कराना चाहता हूँ, तो वहाँ अपील करते हैं, मतलब अपील न्यायालय में। सेकंड कह रहा है जहाँ ऐसे न्यायालय विभिन्न अपील न्यायालयों के अधीनस्थ हैं, तो एक ही उच्च न्यायालय के अधीनस्थ हैं, वहाँ वह आवेदन उक्त उच्च न्यायालय में किया जाएगा। अब ये कह रहा है अब उसे क्या करना है, केस फाइल करना है, पर एक केस जो अपील न्यायालय है वो अलग अलग न्यायालय के अधीन है, पर उच्च न्यायालय उनका एक ही है। ठीक है, तो कह रहा है ऐसे जहाँ ऐसे न्यायालय विभिन्न अपील न्यायालयों के अधीनस्थ हैं। ठीक है, तो जो अपील न्यायालय हैं वो क्या विभिन्न न्यायालय के अधीनस्थ हैं, होते हुए एक ही उच्च न्यायालय के अधीनस्थ हैं। आते तो अभी ये कह रहा है एक दो कोर्ट है, दो मैंने एक में केस कर सकते हैं, एक में कर दिया। जैसे अब मैंने क्या किया, केस मुझे आगरा में करना था, मथुरा में कर दिया है मैंने, आगरा में मुझे करना था। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि मेरा आगरा में केस आ जाए। ठीक है, मथुरा में कर दिया है, अब मैं चाहती हूँ मेरे खिलाफ केस मथुरा में कर दिया है, या आगरा में भी कर सकते थे, अब कर मथुरा में दिया है, मैं चाहती हूँ केस आगरा में आ जाए। तो फिर अब क्या अलग अलग अपील न्यायालय के अधीनस्थ है। ठीक है, तो मैं एप्लीकेशन क्या लगाऊंगी, तो मैं फिर एप्लीकेशन लगाऊंगी हाई कोर्ट में लगाऊंगी कि आप मेरा केस क्या करो, मथुरा से आगरा ट्रांसफ़र कर दो। ठीक है, अब कह रहा है जहाँ ऐसे न्यायालय जो कि सेकंड वाले में क्या बता रहा है, एक ही उच्च न्यायालय, मतलब हाई कोर्ट हमारा कहाँ है, इलाहाबाद, मथुरा का भी है आगरा का भी है, तो मैं क्या करूँगी हाई कोर्ट में लगाऊंगी एप्लीकेशन, सर आप क्या करो मेरा मथुरा से कोर्ट केस ट्रांसफ़र आगरा कर दो। अब ऐसे थर्ड में कह रहा है जहाँ ऐसे न्यायालय विभिन्न उच्च न्यायालय के अधीनस्थ है। अब क्या है, मैं दो जगह केस कर सकती थी, अब दोनों कोर्ट क्या है, एक कोर्ट तो यूपी में है और दूसरा कोर्ट कहाँ है, एमपी में है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा केस चल आगरा में रहा है, और मतलब आगरा में, अब मैं चाहती हूँ मेरा जो केस है वो जबलपुर में पहुँच जाए या फिर एमपी में कहीं ट्रांसफ़र हो जाए। तो अब उसके लिए एप्लीकेशन कहाँ लगाएंगे, तो ये कह रहा है जिस न्यायालय में केस पहले फाइल किया गया हो उसी न्यायालय के उच्च हाई कोर्ट में लगाएंगे। तो जैसे पहले केस कहाँ फाइल किया था मैंने, आगरा में, तो आगरा कौन से हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है, तो वो आता है इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंतर्गत। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंतर्गत एप्लीकेशन लगेगी कि आप क्या करो, आप मेरा केस एमपी में ट्रांसफर कर दो। ये हो गया हमारा क्लॉज 3। अब आ जाते हैं सेक्शन 24। सेक्शन 24 कहता है अंतरण और प्रत्यरण की साधारण शक्ति। अब कह रहा है केस को अपने पास मंगाने की, अंतरता और कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर करने की शक्ति तो किस किस के पास है, तो ये कह रहा है किसी भी पक्षकार के आवेदन पर, पक्षकारों की सूचना पर, उनमें से कोई जो सुनने के इच्छुक हो उन्हें सुनने के पश्चात, या न्यायालय अपनी स्वयं की इच्छा से उच्च न्यायालय से जिला न्यायालय को,
किसे उच्च न्यायालय को है और जिला न्यायालय को है, इसकी अंतरण या प्रत्याहरण की शक्ति। ठीक है, तो पहला क्लॉज कह रहा ऐसे किसी वाद, अपील या अन्य कार्रवाई जो उसके सामने विचार या निपटारे के लिए लंबित है, अपने अधीन ऐसे किसी न्यायालय को आंतरित कर सकेगा जो उसका विचार करने या उसे निपटाने के लिए सक्षम है। ठीक है, तो न्यायालय क्या करेगा, केस को अपने पास भी मंगा सकता है, किसी दूसरे कोर्ट को भी ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, तो कह रहा अपने अधीन किसी न्यायालय में लंबित किसी बात, अपील या अन्य कार्रवाई को प्रत्याहरण कर सकेगा, मतलब अपने पास मंगा सकेगा। ठीक है, उसका विचारण या निपटारा कर सकेगा अपने पास मंगा के। ठीक है, अपने अधीन से ऐसे किसी न्यायालय को जिसका विचार करने निपटाने के लिए आंतरित कर सकेगा जो उसके विचार करने के लिए उसे निपटाने के लिए सक्षम है। तो करेगा, अगर उसे लग रहा है ये कोर्ट इससे केस मंगा लेना चाहिए और दूसरे वाले कोर्ट को भेज देना चाहिए, तो उसे भी दे सकता है। थर्ड कह रहा है विचार या निपटारा करने के लिए उसी न्यायालय को उसका प्रत्याहरण कर सकेगा जिसमें उसको प्रत्याहरण किया था। अब जिस न्यायालय से मंगाया था उसी न्यायालय को भी दे सकता है कि आगे अब आप कार्रवाई करो। ठीक है, अब कह रहा है सेकंड कह रहा है जहाँ किसी वाद या कार्रवाई का अंतरण या प्रत्याहरण उपधारा एक के दिन किया गया, वहाँ वह न्यायालय जिससे ऐसे वाद या कार्रवाई के पश्चात विचार करता है, तो निपटाना अंतरण आदेश में दिए गए विशेष निर्देशों के अधीन रहते हुए तो उसका पुनः विचारण करेगा, उसका प्रक्रम आगे की कार्रवाई करेगा, उसका अंतरण या प्रत्याहरण करेगा। ठीक है, तो कह रहा है अगर कोई केस है जो किसी व्यक्ति के पास किसी कोर्ट के पास आया है, ठीक है, किसी कोर्ट के पास आया है, तो वो कैसे उसका विचारण करेगा, जो उसे निर्देश दिए गए हो उसी के हिसाब से वो विचारण करेगा। ठीक है, अब आ जाते हम क्लॉज थर्ड कह रहा है ये धारा के प्रयोजन के लिए अपर और सहायक न्यायाधीश के न्यायालय जिला न्यायाधीश के अधीन समझे जाएंगे। ठीक है, तो कह रहा अपर और सहायक न्यायाधीश हैं वो जिला न्यायालय के अधीनस्थ हैं। तो कह रहा कार्रवाई के अंतर्गत किसी डिग्री या आदेश के निष्पादन के लिए कार्रवाई भी है। ठीक है, ये कार्रवाई आ रही है। अगर किसी लघुवाद न्यायालय से इस धारा के अधीन अंतरित या प्राधिक किसी बात का विचार करने वाले न्यायालय ऐसी बात का प्रयोजन लघुवाद न्यायालय को समझा जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है ऐसे लघुवाद न्यायालय कोई है उससे न्यायालय जिला न्यायालय हाईकोर्ट क्या कह रहा है केस मंगा सकता है और किसी और कोर्ट को दे सकता है, और जो कोर्ट उसकी सुनवाई करेगा उसे हम लघुवाद न्यायालय समझा जाएगा। 5 कह रहा है कोई वाद या कार्रवाई उस न्यायालय में जिस धारा के अधीन अंतरित की जाती है उसे उसका विचारण करने की अधिकारता नहीं है। कोई वाद या कार्रवाई, तो कह रहा कोई वाद या कार्रवाई से इस धारा के अधीन अंतरित की जा सके जिसे उसका विचार करने की अधिकारता नहीं है। तो अभी 5 वाला पॉइंट याद करने वाला लायक है कि अगर कोई केस है उसे जिला न्यायालय ने अपने पास मंगा लिया, तब उसे वो उस न्यायालय को भी दे सकता है सुनवाई करने के लिए जिससे ऐसे केस की सुनवाई करने की अधिकारता नहीं है, फिर भी उसे वो दे सकता है सुनवाई के लिए। अब आ जाते हैं सेक्शन 25 कह रहा वादों आदि के अंतरण करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। तो हाईकोर्ट क्या कैसे केसों को ट्रांसफर करेगा उसके बारे में बता रहा है। तो कह रहा है किसी पक्षकार के आवेदन पर पक्षकारों को सूचित करने के पश्चात सुनवाई के इच्छुक उन्हें सुनने के पश्चात उच्चतम न्यायालय का किसी भी प्रकरण पर यह समाधान हो जाता है। इतना सब करने के बाद न्यायालय को यह समाधान हो जाता है कि न्याय की प्राप्ति के लिए धारा के अधीन आदेश देना समीचीन है, और उसे लग रहा है कि ये आदेश देना केस को दूसरी जगह ट्रांसफर करने का आदेश देना सही है, तो वह निर्देश देगा कि किसी राज्य के किसी उच्च न्यायालय से या अन्य किसी सिविल न्यायालय से किसी अन्य राज्य के किसी उच्च न्यायालय या अन्य किसी सिविल न्यायालय को कोई बात अपील या अन्य कार्रवाई के लिए ट्रांसफर कर दिया जाए। तो फिर न्यायालय क्या कहेगा, तो ये कह रहा है अगर उसे लगता है सुप्रीम कोर्ट को कि कोई केस ऐसा है जो सुनवाई के इच्छुक है, उन्हें सुनने के पश्चात उनके आवेदन पर या सुपेड़ना से, तो न्यायालय क्या करेगा उसे सुप्रीम कोर्ट अपने पास केस को देखेगा, बुलाएगा, और उसे लग रहा है कि ये केस एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट को ट्रांसफर कर देना चाहिए, तो एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट को ट्रांसफर कर देगा। ऐसे उसे लग रहा है एक हाई कोर्ट के जो अंडर में जो सिविल न्यायालय है उससे लेके दूसरे हाई कोर्ट के अंडर उसके जो कोर्ट है उन्हें दे देना चाहिए, तो उन्हें भी दे सकता है। ठीक है, फिर कह रहा है इस धारा के अधीन प्रत्येक आवेदन समावेदन के लिए किया जाएगा और उसके अनुसमर्पण में एक शपथ पत्र होगा। ठीक है, तो कह रहा है इस धारा के अधीन प्रत्येक आवेदन समावेदन के द्वारा किया जाएगा, उसके अनुसमर्थन में एक शपथ पत्र भी लगाया जाएगा।
थर्ड कह रहा है वह न्यायालय जिसको ऐसा बाद अपील या अन्य कार्रवाई आंतरिक की गई है अंतरण आदेश में दिए गए विशेष निर्देशों के अधीन रहते हुए या पुनः विचारण करेगा, उसे कार्रवाई करेगा, उसे आंतरिक किया गया था। तो क्या कह रहा है, जो आंतरिक किया गया था वो न्यायालय क्या करेगा, तो उसे बताया जाएगा, वैसे वैसे ही वो पुनः विचारण भी कर सकेगा, आगे कार्रवाई भी कर सकेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं फोर्थ क्लॉज। क्लॉज 4 कह रहा है इस धारा के अधीन आवेदन को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय की यह राय है और न्यायालय को लगता है कि ये तुच्छ और तंग करने वाला कोई केस है, उसे क्या कर सकता है, वो खारिज भी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, उसे लग रहा है कि ट्रांसफ़र का करने के लिए जो एप्लीकेशन लगाई है वो तुच्छ और परेशान करने के लिए है, तो उसे खारिज भी कर सकता है। और जिसने उसे लगाई है, ठीक है, उससे, ठीक है, तो उससे क्या करेगा, प्रतिकर के रूप में 2000 रुपये, प्रतिकर के रूप में कितने, प्रतिकर के रूप में 2000 रुपये से अनधिक ऐसे संदर्भ करे जो न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित समझे। ठीक है, 2000 रुपये का उसमें क्या लगा सकता है, जुर्माना भी लगा सकता है, 2000 रुपये का प्रतिकर लगा सकता है कि आपने क्या किया, मिथ्या और तंग करने के लिए आपने ये आवेदन किया था ट्रांसफ़र का। ठीक है, फिर कह रहा है 5 इस धारा के अधीन आंतरिक बाद अपील या अन्य कार्रवाई लागू होने वाली विधि वह विधि होगी जो वह न्यायालय जिसने बाद अपील या कार्रवाई मूलतः संचित की गई थी ऐसा बाद अपील या अन्य कार्रवाई लागू करता था। ठीक है, तो जिस कोर्ट से वो केस ट्रांसफ़र होके आया है, जिस नियमों से उस जिससे ट्रांसफ़र होके आया था वो सुन रहा था, वही लॉ वो कोर्ट सुनेगा, उसी लॉ को वही फॉलो करके वो केस का विचार करेगा जिसमें वो ट्रांसफ़र हुआ है। अब आ जाते हैं वादों का संचित किया जाना। सेक्शन 26 कहता है वादों का संचित किया जाना। तो कह रहा है हर वाद पत्र में उपस्थित करने या ऐसे अन्य प्रकार से जैसा विहित किया जाए संचित किया जाए। ठीक है, तो कह रहा है प्रत्येक वाद पत्र तथ्य शपथ पत्र द्वारा साबित किए जाएंगे। फिर कह रहा है परंतु ऐसा कोई शपथ पत्र आदेश 6 नियम 15A के अधीन यथाविध प्रारूप रीत में होगा। ठीक है, तो कह रहा है हर वाद पत्र को उपस्थित करके, ठीक है, केस कैसे किया जाएगा, वाद पत्र को उपस्थित करके या ऐसे अन्य प्रकार से जैसा विहित किया जाए। ठीक है, और शपथ पत्र लगाकर केस फाइल किया जाएगा। अब कह रहा है प्रतिवादियों को सम्मन। तो ये कह रहा है सेक्शन 27 कि अब केस फाइल हो गया 26 में, तो 27 में क्या करो, अब वादी ने तो केस फाइल कर दिया, प्रतिवादी को कैसे पता चलेगा। तो ये कह रहा है जहाँ कोई बात सामयिक रूप से संचित किया जा चुका है वह संजात होने के और दावा के उत्तर देने के लिए सम्मन प्रतिवादी के नाम निकाला जा सकेगा। उसकी तामीर ऐसे दिन जो बात संचित स्थापन की तारीख से 30 दिन से बाद न हो विहित की जाएगी। तो ये कह रहा है जिस दिन केस फाइल हुआ था उस दिन से 30 दिन के अंदर क्या करेंगे, प्रतिवादी को सम्मन भेज देंगे और ये बताएंगे कि आपके खिलाफ क्या हो गया है, केस फाइल हो गया है। ठीक है, अब आ जाते हैं सेक्शन 28 कह रहा है जहाँ प्रतिवादी किसी अन्य राज्य में निवास करता है वहाँ के लिए सम्मन कैसे तामील करेंगे। अब क्या क्या सम्मन करना है प्रतिवादी को, प्रतिवादी क्या अन्य राज्य में रहता है, तब कह रहा है सम्मन अन्य राज्य में तामील किए जाने के लिए ऐसे न्यायालय को और ऐसी रीत से भेजा जा सके जो उस राज्य में प्रवर्तित नियमों द्वारा विहित की जाए। कैसे भेजा जा सकेगा, जैसे उस राज्य में नियम हो वैसे सम्मन भेजा जा सकेगा। ठीक है, अब फिर कह रहा है वह न्यायालय जिसे ऐसा सम्मन भेजा जाता है उसकी प्राप्ति पर आगे ऐसे कार्रवाई करेगा मानो वह न्यायालय द्वारा ही निकाला गया है, और जो न्यायालय है जिस न्यायालय को वो सम्मन भेजा गया है दूसरे राज्य में वो ऐसे कार्रवाई करेगा जैसे वो सम्मन उसी ने निकाला हो। ठीक है, द्वारा निकाला गया हो और तब वह उस सम्मन के तथा उसके बारे में कार्रवाई में अभिलेख को उसे निकाले वह न्यायालय को भेजेगा। जो भी कार्रवाई की होगी उसने, जो भी डिटेल हुई होगी वो क्या करेगा, जिस न्यायालय ने सम्मन उसे भेजा था उस न्यायालय को सारी डिटेल भेज देगा। फिर थर्ड कह रहा है जहाँ किसी दूसरे राज्य में तामील के लिए भेजे गए सम्मन की धारा 2 निर्दिष्ट अभिलेखों की भाषा से भिन्न है। अगर कोई ये जैसे कि हमारा केस चल रहा है यूपी में और हमें भेजना है आंध्र प्रदेश में, वहाँ की क्या लैंग्वेज अलग है, तो
फिर क्या कहेगा न्यायालय, तो कह रहा है यह सम्मन जारी करने वाला न्यायालय की भाषा हिंदी है तो उसे हिंदी में लिख भेजेगा। यदि ऐसे अभिलेख की भाषा हिंदी या अंग्रेजी में से भिन्न है तो फिर हिंदी या अंग्रेजी में अनुवाद करा के भेजेगा। अब जहाँ जैसे अब केस था यूपी में, अब वो सम्मन भेजना था आंध्र प्रदेश में, तो फिर आंध्र प्रदेश में जो लैंग्वेज चलती है उसे उस लैंग्वेज में भी भेजा जाएगा। तो कह रहा है विदेशी समनों की तामील, तो कह रहा है बेसमन और विदेशी बेसमन और अन्य आदेश का है। विदेशी समनों की तामील के बारे में बता रहा है। तो 29 कहता है भारत के किसी भी ऐसे भाग में संसद किसी सिविल या राजस्व न्यायालय द्वारा विशेष संहिता के उपबंध में विस्तार नहीं है, अथवा तो यह बता दिया राजस्व और सिविल न्यायालय के बारे में बता दिया जिसका विस्तार नहीं है, अथवा किसी ऐसे सिविल या राजस्व न्यायालय जो केंद्र सरकार के प्राधिकार से भारत के बाहर स्थापित किए गए हैं या चालू रखे हैं। कोई ऐसे न्यायालय हैं जिन्हें केंद्र सरकार ने परमिशन दे रखी है, ठीक है, बाहर स्थापित किए गए हैं या चालू रखे गए हैं। 80 कह रहा है भारत के बाहर के किसी अन्य ऐसे सिविल या राजस्व न्यायालय जिनके बारे में केंद्र सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषणा कर दी है कि उसे इस धारा के उपबंध लागू है, निकाली गई है, उन राज्य क्षेत्रों में से न्यायालय को भेजी जा सकेंगी जिन पर इस संहिता का विस्तार है और उनकी तामील ऐसे की जाएगी मानो वह ऐसे न्यायालय द्वारा निकाले गए सम्मान हो। तो ये कह रहा है विदेशी सम्मानों के तामील के बारे में कि अगर कोई न्यायालय ऐसा है भारत के किसी ऐसे भाग में स्थापित किसी सिविल या राजस्व न्यायालय जिस पर इस संहिता का विस्तार है उपबंधों का विस्तार नहीं है, तो कोई ऐसा न्यायालय है जिस पर इस संहिता का विस्तार नहीं है। इसे कह रहा है किसी ऐसे सिविल या राजस्व न्यायालय द्वारा जो केंद्र सरकार या प्राधिकार से बाहर स्थापित किया गया कोई न्यायालय है या चालू रखा जा रहा है। थर्ड कह रहा है भारत के बाहर किसी ऐसे सिविल राजस्व न्यायालय द्वारा जिसके बारे में केंद्र सरकार ने राजपत्र में द्वारा ये घोषणा कर दी है क्या कि जो इस धारा में जो उपबंध है वो लागू होंगे। तो कह रहा है जिस न्यायालय को वो सम्मन भेजा गया है वो न्यायालय ऐसी कार्रवाई करेगा जैसे उसी ने वो सम्मन निकाला हो। अब कह रहा है अब डिस्कवरी के बारे में आ गई, सम्मन भेज लिया, अब डिस्कवरी कराएंगे। तो कह रहा है प्रैक्टिकर और उसके सदस्य बातों के लिए आदेश जारी करने की शक्ति, ऐसी शर्तों और परिसीमा के लिए रहते हुए जो भेद किए जाए न्यायालय किसी भी समय सुप्रीम से किसी भी पक्षकार के आवेदन पर, ठीक है, सुप्रीम से किसी भी पक्षकार के आवेदन पर ऐसे आदेश कर सकेगा जो परिप्रश्नों के परिधान और उनका उत्तर देने के लिए दस्तावेज और तथ्यों की स्वीकृति से और दस्तावेज या अन्य भौतिक पदार्थों के जो साक्ष्य के रूप में पेश किए जाने योग्य हो, प्रकटीकरण, निरीक्षण, पेश किए जाने, परिरुद्ध किए जाने और लौटाए जाने से संबंधित सभी विषयों के बारे में आवश्यक वस्तु युक्त हो, जिनके क्या करेगा न्यायालय प्रकटीकरण करा सकेगा, ठीक है। ऐसे व्यक्तियों के नाम सम्मन निकाल सकेगा जिनकी हाजिरी साक्ष्य देने के लिए, दस्तावेज करने के पेश करने के लिए, पदार्थों को पेश करने के लिए अपेक्षित हो तो उनके लिए क्या करेगा सम्मन निकाल सकेगा। इसी कह रहा है वह आदेश दे सकेगा कि कोई भी तथ्य शपथ पत्र द्वारा साबित किया जा सके, तो शपथ पत्र द्वारा तथ्य को साबित करने के लिए आदेश दे सकेगा, ठीक है। फिर कह रहा है 31 साक्षियों को सम्मन। अब क्या करेंगे, अब हम साक्षी को सम्मन करेंगे। तो कह रहा है साक्षी को सम्मन कैसे करेंगे, तो ये कह रहा है वैसे ही करेंगे जैसे धारा 27 में, धारा 28 में, धारा 29 में किए गए हैं कि वैसे सम्मन करेंगे। अब व्यक्तिक्रम के लिए शास्ति बता रहा है कि अगर आपने सम्मन किया था न्यायालय ने, आप नहीं आई तो फिर क्या किया जाएगा। तो कह रहा है न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके नाम धारा 30 के अधीन सम्मन निकाला गया है और वो विवश निकाला गया है हाजिर होने के लिए विवश कर सकेगा और उस प्रयोजन के लिए क्या कर सकेगा वारंट निकाल सकेगा कि उपस्थित नहीं हुआ तो अगर उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट निकाल सकेगा। तो कह रहा है उसकी संपत्ति को कुर्क कर सकेगा, उसको विक्रय कर सकेगा। सी कह रहा है उसको ऊपर 5,000 रुपये तक के जुर्माना आरोपित कर सकेगा। डी कह रहा है उसे आदेश दे सके कि वह अपनी उपसंजाति के लिए प्रतिभूति दे और व्यक्तिगत करने वाले सिविल न्यायालय को सुपुर्द कर सकेगा। अगर उसे लगता है कि किसी सिविल न्यायालय में से सुपुर्द कर देना चाहिए तो उसे सुपुर्द कर सकेगा। तो इसमें 4 कंडीशन है कि आप क्या करते हो, अगर न्यायालय ने आदेश दिया है और उसका आप सम्मन निकाला है और आप क्या करते हैं उपस्थित होने में व्यक्तिक्रम करते हैं तो न्यायालय क्या करेगा वारंट निकलवा सकता है आपके खिलाफ, आपकी संपत्ति को कुर्की करा सकता है, विक्रय करा सकता है, 5,000 रुपये का जुर्माना कर सकता है और ये आदेश भी दे सकता है कि किसी भी न्यायालय में आपको कर दिया जाए तो संजाति के लिए प्रतिबद्ध और व्यक्तिक्रम करने पर क्या करेगा सिविल कारावार में सुपुर्द भी कर सकता है, जेल भी भेज सकेगा। 33 कह रहा है डिग्री और आदेश के बारे में। तो कह रहा है न्यायालय मामले की सुनवाई हो चुकने के पश्चात निर्णय सुनाएगा और ऐसे निर्णय का अनुसरण में डिग्री देगा। तो
33 में बता दिया। अब आ जाते 34 बताता है ब्याज के बारे में। तो कह रहा जहाँ और जहाँ तक अब केस फाइल हो गया। अब केस फाइल हो गया तो अब भैया पैसे पैसे मिलेंगे तो उनकी ब्याज भी लगेगी, तो उसके बारे में बता रहा है। 34 बताता है ब्याज के बारे में। तो कह रहा है जहाँ और जहाँ तक की डिग्री धन के संदाय के लिए है, न्यायालय डिग्री में आदेश दे सकेगा कि न्याय निर्णीत मूल राशि पर किसी ऐसी ब्याज के अतिरिक्त जो ऐसी मूल राशि पर बाद संचित किए जाने से पूर्व अवधि के लिए न्याय निर्णीत हुआ है, बाद की तारीख से, किसकी तारीख से केस फाइल हुआ उस तारीख तक ब्याज ऐसी दर से न्यायालय युक्त समझे, ऐसी मूल राशि डिग्री की तारीख से संदाय की तारीख तक के लिए पूर्वतन तारीख तक जो न्यायालय ठीक समझे 6% वार्षिक 6% प्रतिवर्ष से अनधिक ऐसी दर से जो न्यायालय युक्त समझे आगे ब्याज सहित दिया जाएगा। तो क्या करेगा न्यायालय? और न्यायालय को लगता है कैसे ब्याज दिलाना चाहिए, तो जिस दिन केस फाइल किया गया था और जिस दिन डिसीजन हुआ था, या फिर जिस दिन डिसीजन हुआ है और जिस दिन संदाय किया जाएगा उसके बीच में जितना टाइम लगेगा उसके लिए ब्याज दिलवाएगा, और उस ब्याज की दर कितनी होगी? 6% प्रतिवर्ष होगी। अगर परंतु में ये कह दिया है, वैसे तो 6% दिलवाएगा, पर अगर कोई वाणिज्य संव्यवहार हुआ है और उसमें तुम लोगों के बीच अगर संविदा कोई है और वो ज़्यादा तुमने दर रखी है कि कोई अगर पैसे नहीं देगा तो 6% से अधिक या कम पैसे के प्रतिवर्ष के हिसाब से ब्याज देगा, तो फिर उस हिसाब से ब्याज दी जाएगी जो आपकी एग्रीमेंट में होगी। ठीक है। अब आ जाते तू बताता है जहाँ ऐसी मूल राशि पर डिग्री की तारीख से संदाय की तारीख तक अन्य पूर्वतन तारीख अगर आगे की ब्याज का संदाय के संबंध में डिग्री मौन है, अगर डिग्री में ही मौन रखा गया है कि ब्याज के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, तो फिर न्यायालय ने डिग्री में ब्याज के बारे में मौन रखा है, कुछ नहीं कहा, तो ये माना जाएगा न्यायालय क्या कर रहा है? न्यायालय ब्याज नहीं दिलाना चाहता है, और आप उसके लिए पृथक केस भी नहीं ला सकते। ठीक है, ब्याज के लिए आप दूसरा केस भी नहीं कर सकते हैं कि ब्याज नहीं दिया इस वजह से हम क्या करें, ब्याज के लिए दूसरा केस डालें, ऐसे नहीं दे सकते। अब खर्चे की क्या रहा है, तो न्यायालय को किसी वाणिज्य विवाद के संबंध में तथा प्रबंध किसी अन्य विधि के नियमों में किसी बात के होते हुए अवधारण करने की विवेकाधिकार होगा। खर्चे के बारे में बता रहा है कि कैसे खर्चा दिया जाएगा। अगर क्या खर्चा एक पक्षकार द्वारा अन्य पक्षकार को संदेह है तो ये देखा जाएगा। उन खर्चों की मात्रा क्या होगी तब ये देखा जाएगा। उनका संदाय कब किया जाना चाहिए ये देखा जाएगा। ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी तब खर्चा दिलाया जाएगा। ठीक है, तो ये बता रहा है। अब कह रहा है स्पष्टीकरण खंड है कि प्रयोजन के लिए खर्चे के पद से और क्या क्या आएगा। साक्षियों को उपसंजित फीस और व्यय, जो साक्षी उपस्थित हुए उनमें भी तो कुछ खर्चा हुआ होगा, वो खर्चे के बारे में बता रहा है। और विधिक फीस, जो मतलब केस किया गया उसमें विधिक फीस, और उनकी जो केस है वो कार्रवाई के संबंध में उपगत किन्हीं अन्य व्ययों से सुसंगत युक्त खर्चे हैं वो भी। अब आ जाता है सेकंड। ये कहता है यदि न्यायालय खर्चों के संदाय या आदेश करने के निश्चित करता है तो साधारण नियम यह है कि असफल पक्षकार के खर्चों का संदाय करने के लिए आदेश दिया जाएगा। तो जो अगर केस डिसीजन हो जाता है उसमें जो पक्षकार जीतता है उसे हारने वाला क्या करेगा, उसे खर्चे देगा, ठीक, खर्चे का संदाय करेगा। पर न्यायालय ऐसे कारणों से अभिलिखित किया जा सके ऐसा कोई आदेश कर सकेगा जो साधारण नियम से भिन्न हो। अब न्यायालय भी डिसाइड कर सकेगा कि भैया खर्चा दिलाएगा कि नहीं दिलाएगा। अब आ जाते हैं 35 से। 35 ये कह रहा है मिथ्या या तंग करने वाले दावों का प्रतिरक्षाओं के लिए प्रतिकारात्मक खर्चा। अब कह रहा है कोई मिथ्या तंग करने के लिए कर रहा है, मिथ्या या तंग करने वाले कोई दावे या प्रतिरक्षाओं के लिए प्रतिकारात्मक खर्चे। तो कोई परेशान कर रहा है केस करके, मिथ्या तंग करने के लिए डिले कर रहा है केस में, तब उसे भी खर्चा देना होगा, प्रतिकारात्मक खर्चा देना होगा। तो ये कह रहा है यदि किसी वाद या अन्य कार्रवाई में जिसके अंतर्गत निष्पादन कार्रवाई भी आती है, अपील या पुनरीक्षण नहीं आता है, ठीक है, ये ध्यान रखिए होगा। कोई पक्षकार दावे या प्रतिरक्षा के बारे में इस आधार पर आक्षेप करता है कि दावा या प्रतिरक्षा उसका कोई भाग जहाँ वह आक्षेपकर्ता के विरुद्ध है वहाँ तक
उस पक्षकार के ज्ञान में मिथ्या या तंग करने वाला, अगर न्यायालय को लगता है कि ये क्या कर रहा है, मिथ्या या तंग करने के लिए ये केस में डिले कर रहा है, ठीक है, तो फिर क्या करें, न्यायालय वह क्रिया किया गया है और तत्पश्चात न्यायालय को लगता है ये मिथ्या या तंग करने के लिए किया गया है, तत्पश्चात यदि वह ऐसा दावा या ऐसी प्रतिरक्षा है पूर्णतः या भागता नामंजूर कर सकेगा। न्यायालय को लग रहा है कोई केस क्या किया, मिथ्या या तंग करने के लिए किया गया है, तो उसे क्या कर सकता है, भागता नामंजूर प्रत्यक या प्रत्याग्रह की जाती है। जहाँ तक वह अपेक्षाकृत के विरुद्ध है, तो न्यायालय यदि वह ठीक समझे ऐसे दावे और खर्चे मिथ्या तंग करने वाले ठहराने के कारण अभिलिखित करने के पश्चात यह आदेश दे सकेगा कि आक्षेपकर्ता को प्रतिकर के रूप में संदाय वह पक्षकार जिसके द्वारा ऐसा दावा प्रतिरक्षा की गई है कोई भी व्यक्ति जिसके विरुद्ध इस धारा के अधीन आदेश दिया गया है, इस प्रकरण में कोई छूट किसी ऐसे अपराधी दायित्व से नहीं पाएगा जो उसके द्वारा किए गए किसी दावे प्रतिरक्षा के संबंध में है। और कह रहा है किसी मिथ्या तंग करने वाले दावे प्रतिरक्षा के संबंध में धारा के अधीन निर्मित किसी प्रतिकर की रकम को ऐसे दावे प्रतिरक्षा के संबंध में नुकसान या प्रतिकर के लिए किसी पश्चिम यदि बाद में सामने ली जाएगी। तो ये कह रहा है न्यायालय को अगर लगता है कोई व्यक्ति ने केस किया किस लिए किया है, मिथ्या या तंग करने के लिए किया, मिथ्या किया है और तंग करने के लिए किया है, तो न्यायालय क्या करेगा, उसको दूसरे व्यक्ति को तुमने परेशान करने के लिए केस किया है, इसके लिए वो क्या करेगा, न्यायालय उसे प्रतिकारात्मक खर्चा दिलाएगा। ठीक है, अब विलम्ब करने के लिए, पहले बता दी मिथ्या करने के लिए, अब ये विलम्ब करने के लिए। अब कोई केस है चल रहा है, उसमें कोई कार्रवाई आगे बढ़नी है, तो उस कार्रवाई आगे बढ़ने में विलम्ब हो जाए, इस वजह से व्यक्ति क्या कर रहा है, उसे परेशान कर रहा है, आ नहीं रहा, तो कह रहा है यदि किसी बात की सुनवाई के लिए उसमें कोई कार्रवाई करने के लिए नियत किसी तारीख पर बाद का पक्षकार क्या करता है, कार्रवाई करने में जो उस तारीख को इस निमित्त सशक्त संहिता द्वारा है उसके अधीन रहने के लिए अपेक्षित था असफल रहता है अथवा ऐसा कार्रवाई करने के लिए साक्ष्य पेश करने के लिए किसी आधार या स्थगित प्राप्त करता है, तो न्यायालय ऐसे कारण जो वह लेखबद्ध किए जाएंगे ऐसे पक्षकार दूसरे पक्षकार को खर्चे जो संदाय की राय में दूसरे पक्षकार द्वारा उस तारीख को न्यायालय के हाजिर होने के उपसंग व्यय प्रतिपूर्ति करने के लिए युक्त रूप में पर्याप्त संदाय करेगा और आदेश दे सकेगा, और ऐसे आदेश की तारीख से ठीक बाद तारीख को ऐसे खर्चों के संदाय यदि वादी को ऐसे खर्चों का संदाय करने के आदेश दिया गया था तो वादी द्वारा बाद यदि प्रतिवादी को ऐसे खर्चों का संदाय करने के लिए आदेश दिया गया था तो प्रतिवादी द्वारा प्रतिरक्षा की आगे कार्रवाई करने की पूर्वभावी शर्त होगी। अब ये कह रहा है कोई व्यक्ति है जो तारीख पे नहीं आता है, क्यों, क्योंकि इस वजह से नहीं आ रहा, क्यों, वो तारीख पे नहीं आएगा तो आगे कार्रवाई नहीं हो पाए, इस वजह से नहीं आ रहा, तो न्यायालय क्या करेगा, जब वो आएगा ना तो उस दिन जो व्यक्ति दूसरा व्यक्ति तो आया था ना उस दिन, उसका खर्चा हुआ, आप नहीं आए तो फिर उसके जो खर्चा हुआ उसके लिए वो पैसे दिलाएगा। ये न्यायालय कौन सा न्यायालय 35 बताता है, 35 सेक्शन 35। न्यायालय क्या करेगा, उस व्यक्ति को जो आया था उसे खर्चे दिलाएगा, उसका खर्चा तो हुआ था, आया था और आप आए नहीं थे तो फिर वो खर्चा दिलाएगा। सेकंड क्लॉज कहता है ऐसे खर्चे जिनका उधारा एक के दिन संदाय किए जाने का आदेश दिया गया है, यदि इनका संदाय कर दिया गया है तो उस बाद में पारित डिग्री के अधीन किए गए खर्चों में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। तो यदि ऐसे खर्चों का संदाय नहीं किया गया तो ऐसे खर्चों की रकम और उनके व्यक्तियों के नाम पते जिनके खर्चे संदेह प्रदर्शित करने वाले पृथक आदेश किया जाएगा और ऐसे तैयार किए जाएंगे आदेश से व्यक्तियों के विरुद्ध निष्पादन किया जाएगा। अगर कोई ज़्यादा लोग हैं, जो व्यक्ति हैं मतलब 3-4 लोग हैं, वो क्या करते हैं, अब वादी तो आ जाता है, प्रतिवादी आते नहीं है उस डेट पर, तो न्यायालय क्या करेगा, उस प्रतिवादी जितने हैं उनके खिलाफ क्या करेगा, आदेश देगा कि आप क्या करो, वो व्यक्ति उस दिन आया था उसे प्रति कर दो, तो प्रत्यक्ष आदेश किया जा सकेगा और उन्हें पैसे दिलवाएगा। अब आ जाता है निष्पादन। 36 कह रहा आदेशों का लागू होना, तो कह रहा इस संहिता के डिग्रियों के निष्पादन से संबंधित उपबंध के बारे में यही समझा जाएगा कि वे आदेश के निष्पादन को वहाँ तक लागू होंगे जहाँ तक वे लागू होने चाहिए। तो कहाँ तक लागू होंगे नियम, जहाँ तक वो लागू होने चाहिए थे। अब कह रहा 37 डिग्री पारित करने वाले न्यायालय की परिभाषा में कौन सा आएगा कि डिग्री पारित करने वाला न्यायालय है।
जब तक कि कोई बात विषय संदर्भ में विरुद्ध न हो। डिग्रियों निष्पादन संबंध डिग्री पारित करने वाला न्यायालय पर देखिए इस प्रभाव शब्दों को बारे में समझा जाएगा जो उसके द्वारा अंतर्गत है। तो बता दिया कौन सा न्यायालय डिग्री पारित करने वाला न्यायालय समझाया। तो कह रहा जहाँ निष्पादन की जाने वाली डिग्री अपील अधिकारिता के प्रयोग में पारित की गई वहाँ प्रथम बार का न्यायालय निष्पादन न्यायालय समझा जाएगा। मतलब डिग्री पारित करने वाला न्यायालय समझा जाएगा जहाँ जो न्यायालय ने डिग्री दी है, जहाँ निष्पादन की जाने वाली डिग्री अपील अधिकारिता के प्रयोजन में पारित की गई वहाँ वह न्यायालय समझा जाएगा जो न्यायालय प्रथम बार वो केस सुन रहा था। ठीक है, तो बी बता रहा है जहाँ प्रथम बार का न्यायालय विद्यमान नहीं रह गया। अब पहले तो था एक कोर्ट, वो कोर्ट सुनवाई करता था, अब कोर्ट नहीं है या किसी और में मर्ज हो गया है, तो उसके जो अधिकार अब जो कोर्ट ऐसे मैटरों को जो सुनना होगा वो केस समझा जाएगा डिग्री पारित करने वाला न्यायालय। अब आ जाते हैं 38 कह रहा है वह न्यायालय जिसके द्वारा डिग्री निष्पादित की जा सकेगी। कौन से न्यायालय द्वारा डिग्री निष्पादित किया जा सके। तो कह रहा पारित करने वाले न्यायालय द्वारा या जिसे निष्पादन के लिए भेजी गई है उस न्यायालय द्वारा। डिग्री का अंतरण डिग्री के ट्रांसफर के बारे में कहता है। तो कह रहा है डिग्री पारित करने वाला न्यायालय डिग्री के आवेदन पर उसे सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा निष्पादन किया जाएगा। जैसे न्यायालय द्वारा सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा क्या किया जाएगा, निष्पादन किया जाएगा। ठीक है, ट्रांसफर के बारे में बता रहा है। जरा यदि वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध डिग्री पारित की गई है ऐसे अन्य न्यायालय के अधिकारिता की स्थानीय सीमा के भीतर वास्तव में स्वेच्छा से निवास करता है, कारोबार करता है, अभिलाष के लिए स्वयं काम करता है, अथवा यदि ऐसे किसी संपत्ति जो ऐसी डिग्री की तुष्टि के लिए है पर्याप्त हो डिग्री पारित करने वाले न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमा के भीतर नहीं है, मतलब उसकी स्थानीय सीमा से बाहर है, तो फिर वहाँ पे ठीक है। सी बता रहा है यदि डिग्री ऐसे पारित करने वाले न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के बाहर स्थित स्थावर संपत्ति के विक्रय या प्रदान के लिए निर्देश देती है, अथवा यदि डिग्री पारित करने वाला न्यायालय किसी अन्य कार्य से जिसे वह लेखबद्ध करेगा वह यह विचार करता है कि डिग्री का निष्पादन ऐसे अन्य न्यायालय द्वारा किया गया है। ठीक है, तो क्या कह रहा है डिग्री का अंतरण बता रहा है तो कहाँ कर सकता है। तो अगर कोई संपत्ति ऐसी है जिसके विरुद्ध डिग्री पारित की गई है पर वो दूसरे कोर्ट की स्थानीय सीमा के अंदर है तो फिर वहाँ भेज दिया जाएगा, वहाँ ट्रांसफर कर दी जाएगी डिग्री। और ये कह रहा है अगर कोई व्यक्ति जिसके खिलाफ डिग्री पारित की गई है वो दूसरे कोर्ट में दूसरी जगह निवास करता है जहाँ दूसरे कोर्ट की क्षेत्र अधिकार लगता है तो वहाँ डिग्री ट्रांसफर कर दी जाएगी। सेकंड कह रहा है डिग्री पारित करने वाला न्यायालय सुपीरियर से ऐसे सक्षम अधिकारिता वाले किसी अधीनस्थ न्यायालय को निष्पादन के लिए भेजी जा सकेगी। और न्यायालय क्या कर सकता है, सुपीरियर से जो न्यायालय को लगता है कि कोई सक्षम अधिकारिता वाला न्यायालय है जो डिग्री का निष्पादन करा सकता है उसे ट्रांसफर कर देगा। सी कह रहा है इस धारा के प्रयोजन के लिए किसी न्यायालय को सक्षम अधिकारिता वाला न्यायालय तब समझा जाएगा यदि उस न्यायालय को डिग्री का अंतरण के लिए आवेदन करने के समय ऐसे न्यायालय को उस बात का विचार करने की अधिकारिता होती जिसमें डिग्री पारित की गई थी। ठीक है, अगर उसे ट्रायल करने की अधिकारिता है तो फिर न्यायालय ये समझेगा कि डिग्री के निष्पादन करने की भी अधिकारिता है इसे। फोर कह रहा है इस धारा की किसी बात को यह नहीं समझा जाए कि वह इस न्यायालय को जिसने डिग्री पारित की है अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के बाहर ऐसी डिग्री को किसी व्यक्ति की संपत्ति के विरुद्ध निष्पादन के लिए प्राधिकृत करती है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें सिर्फ याद रखने वाली ये बात ये है डिग्री के ट्रांसफ़र के बारे में है कि अगर न्यायालय को लगता है कि सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय को कोई है उसे डिग्री का निष्पादन करने के लिए भेज देना चाहिए तो उसे भेज देगा। और न्यायालय को लगता है कि कोई प्रॉपर्टी है जिसके खिलाफ डिग्री आई वो प्रॉपर्टी दूसरे कोर्ट की स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत है तो फिर वो वहाँ ट्रांसफ़र कर देगा डिग्री के निष्पादन के लिए डिग्री को ट्रांसफ़र कर देगा। और न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति जिसके खिलाफ डिग्री दी गई है वो दूसरे किसी कोर्ट की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत निवास करता है तो फिर वहाँ ट्रांसफ़र कर देगा। अब आ जाते हैं हम सेक्शन 40 कहता है किसी अन्य राज्य के न्यायालय की डिग्री का अंतरण। अगर किसी अन्य राज्य के न्यायालय की डिग्री का अंतरण अभी तक हम कर रहे थे अब कोई और न्यायालय कर रहा है। राज्य के न्यायालय का डिग्री का अंतरण जहाँ डिग्री किसी अन्य राज्य में निष्पादन के लिए भेजी जाती है। अब क्या कर रहे हैं हम किसी दूसरे राज्य में भेज रहे हैं डिग्री को निष्पादन के लिए
कह रहा वहाँ वह ऐसे न्यायालय को भेजी जाएगी और ऐसी रीत निष्पादित की जाएगी जैसे राज्य में प्रबंध नियमों द्वारा विहित हो। वहाँ के जो नियम होंगे उसके अनुसार वो डिग्री का क्या किया जाएगा, निष्पादन कराया जाएगा अगर किसी दूसरे राज्य में भेजी गई है। फोर कह रहा है 41 कह रहा है निष्पादन कार्रवाई के परिणाम को प्रमाणित किया जाना। तो अभी कह रहा है कोई निष्पादन के लिए कोई डिग्री भेजी गई थी दूसरे कोर्ट में, कोई कोर्ट था वहाँ पर, अब उसको क्या करेगा वो कोर्ट जिस कोर्ट को भेजी गई है निष्पादन कार्रवाई के परिणाम और प्रमाणित किया जाएगा। तो कह रहा वह न्यायालय जिसे निष्पादन के लिए भेजी जाती है ऐसी डिग्री प्राप्त करने वाला न्यायालय ऐसे निष्पादन के तथ्य पूर्व कथन न्यायालय उसे निष्पादन करने में सफल रहता है, वह ऐसी असफलता परिस्थितियां प्रमाणित करके क्या करेगा उस न्यायालय को भेजेगा जिसने उसे डिग्री प्राप्त की थी। अब आ जाते हैं 42 बता रहा है अंतरित डिग्री के निष्पादन में न्यायालय की शक्ति। अब अंतरित डिग्री के निष्पादन में न्यायालय की शक्ति क्या है। पहला कह रहा है अपने को भेजी गई डिग्री का निष्पादन करने वाले न्यायालय को ऐसी डिग्री के निष्पादन में वे ही शक्तियाँ होंगी जो उसकी होती यदि वह उसने पारित की होती। तो कैसी शक्तियाँ होंगी, अगर दूसरे न्यायालय को भेजी गई है ट्रांसफर करके शक्ति तो उसे वही शक्तियाँ होंगी जैसे उसने वो डिग्री पारित की है। ठीक है, वे सभी व्यक्ति जो डिग्री की अवज्ञा करते हैं उसका निष्पादन में बाधा डालते हैं ऐसे न्यायालय द्वारा किसी रीत से दंडनीय होंगे। मानो डिग्री उसने ही पारित की हो तो जो डिग्री का निष्पादन करा रहा है वो न्यायालय इनके दंडित भी कर सकता है। ऐसी डिग्री के निष्पादन उसके आदेश अपील के बारे में किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए मानो डिग्री द्वारा उसने ही पारित की है उसे क्या कर सकता है, दंड भी दे सकता है जो उसके निष्पादन में बाधा पहुँचाते उन्हें। सेकंड कह रहा है उपधारा 1 के उपबंधों की व्यापकता प्रकृति को प्रभाव डाले बिना इस उपधारा के अधीन न्यायालय की शक्तियों के अंतर्गत डिग्री पारित करने वाला न्यायालय निम्नलिखित शक्तियों होंगी। कौन कौन सी शक्तियाँ होंगी, निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी। धारा 39 के अधीन किसी अन्य न्यायालय को निष्पादन के लिए डिग्री भेजने की शक्ति होगी। धारा 50 के अधिनियम मृत निवृत्त ऋणी के विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध डिग्री का निष्पादन करने की शक्ति होगी। फिर डिग्री के प्रूफ करने के आदेश देने की शक्ति होगी। ठीक है, तो यही बताया गया है। अब आ जाते हैं 43 क्या कहता है। 43 कह रहा है जिन स्थानों पर इस संहिता का विस्तार नहीं है वहाँ सिविल न्यायालय द्वारा पारित डिग्रियों का निष्पादन। अब जहाँ इस संहिता का विस्तार नहीं है उन न्यायालय में कोई डिग्री निष्पादन के लिए भेजी गई है तब सिविल न्यायालय द्वारा पारित डिग्रियों का निष्पादन कैसे होगा। ठीक है, इस संहिता का विस्तार नहीं है जिस कहीं पर जो डिग्री हैं उनका निष्पादन फिर कैसे करेगा, सिविल न्यायालय द्वारा पारित डिग्रियों का निष्पादन कैसे हुआ। तो कह रहा है यदि कोई डिग्री जो किसी ऐसे सिविल न्यायालय द्वारा पारित की गई जो भारत के किसी ऐसे भाग में स्थित है जिस पर इस संहिता का विस्तार नहीं है तो फिर कैसे डिग्री का निष्पादन करेंगे। तो कह रहा है यह किसी ऐसे न्यायालय द्वारा पारित की गई है जो केंद्र सरकार के प्राधिकार द्वारा भारत के बाहर स्थापित है। ठीक है, और चालू रखा गया है, उससे पारित करने वाले न्यायालय की अधिकारिता के भीतर निष्पादन नहीं किया जा सकती है। तो उसमें उपबंधित रीत से वह उन राज्य क्षेत्रों के जिन पर इस संहिता का विस्तार है किसी भी न्यायालय द्वारा अधिकारिता के भीतर निष्पादित की जाएगी। तो कौन से न्यायालय करेंगे, तो कह रहा उन राज्य वो करेंगे जिन पर इस संहिता का विस्तार निष्पादन नहीं की जा सकती। हाँ, उसे पारित करने वाले न्यायालय की अधिकारिता के भीतर निष्पादन नहीं की जा सकती। उसने पारित तो कर दी है पर उसके द्वारा निष्पादन नहीं की जा सकती। तो निष्पादन कौन करेगा, तो उसमें उपबंधित रीत से हुआ उन राज्य क्षेत्रों के जिन पर इस संहिता का विस्तार है किसी भी न्यायालय की अधिकारिता के भीतर निष्पादन की जा सकेगी। तो फिर कोई जिस पर इस संहिता का विस्तार है वो न्यायालय उसका निष्पादन करेगी। ठीक है, 44 कह रहा है जिन स्थानों पर इस संहिता का विस्तार नहीं है वहाँ के राजस्व न्यायालय द्वारा पारित डिग्रियों के निष्पादन। तो कह रहा है राज्य सरकार